नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस समय विधानसभा का बजट सत्र में बजट पेश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के तत्वाधान में अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें सब्सिडी दी जा रही है। वित्त वर्ष 2024 में सब्सिडी हेतु लगभग 679 करोड़ 34 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने का उद्घोष किया था, जिससे गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों को बिजली के भारी भरकम बिल से राहत मिल सके। निसंदेह पात्रता अनुसार हमारे प्रदेश के अनेक व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित होने का अवसर भी उपलब्ध होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब कल्याण की इस कड़ी में अवगत कराना है कि सर्वस्पर्शी दृष्टिकोण से कार्य करते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इन योजनाओं से प्रदेश में एक बड़ी मात्रा में जनता लाभान्वित हो रही है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से वित्तीय समावेशन की इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा इनके क्रियान्वयन की सम्यक मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में इस वित्त वर्ष में दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 10,03,707, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 34,28,783 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है। अटल पेंशन योजना से 7,01,775 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है, जिनमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन देने का प्रावधान है। राज्य में दिसंबर 2023 तक 10,02,054 व्यक्तियों को 57,811 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया। राज्य का ऋण जमा अनुपात गत वर्ष 53.89% से बढ़कर 54.18% हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में मुद्रा योजना के अंतर्गत 3,55,279 व्यक्तियों को 3,731 करोड़ का बैंक ऋण वितरित कर स्वरोजगार प्रदान किया गया। दिसंबर 2023 तक पीएम स्वनिधि अंतर्गत 32,814 व्यक्तियों को 45 करोड़ 86 लाख रुपए का बैंक ऋण तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 7,126 व्यक्तियों को रुपए 300 करोड़ 89 लाख का बैंक ऋण वितरित कर स्वरोजगार प्रदान किया गया। अब मैं ज्ञान के महत्वपूर्ण स्तंभ युवा शक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। युवा हमारा अभिमान और गौरव है। हमने गत वर्ष के बजट भाषण में युवा शक्ति के विकास और क्षमता संवर्धन के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों को इंगित किया था। इसी क्रम में सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता का केंद्र बिंदु है। हमारी कार्यनीति है कि हम युवा शक्ति को पढ़ने, खेलने, क्षमतावर्धन करने, रोजगार प्राप्त करने और रोजगार प्रदाता बनने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम प्रदान करें। अग्रणी उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर देने होंगे। मैं ऐसी कुछ बिंदुओं का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। उद्यमता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा योजना वर्ष 2023-24 से प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद EDII अहमदाबाद से MOU किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रुचि एवं प्रतिस्पर्धा की मानवता की भावना जागृत किए जाने के उद्देश्य से शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्तियां हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक वातावरण के विकास एवं विविधीकरण तथा नई तकनीकों को बढ़ावा दिए जाने के क्रम में NEP के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024-25 हेतु योजना अंतर्गत 2 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक शब्द उल्लेखनीय हैं।
इस दुनिया में गरीबी वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हमने विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत गरीब निवारण तथा सशक्तिकरण के प्रयास तो किए ही हैं, साथ ही अब वंचित छात्रों को शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन, छात्रवृत्तियां, शिक्षण व्यवस्था तथा विद्यालय अवसंरचना में सुधार को प्राथमिकता दी है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने हेतु 94,000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क अध्ययन सुविधा निजी विद्यालयों में प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायिक सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा, न्यायिक की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सफल होने पर अगले चरण की तैयारी हेतु धनराशि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों की मेधावी बालिकाओं को 10वीं एवं 12वीं शिक्षा परीक्षा में 60% अधिक अंक प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लगभग 3 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2023-24 में नंदा गौरी योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 से 16-17 तक के अवशेष 35,018 लाभार्थियों के साथ साथ वर्ष 2022-23 के 44,430 एवं वर्ष 2023-24 के 39,128 लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार 1,18,576 लाभार्थियों को धनराशि वितरित की जाने की कार्यवाही गतिमान है। वित्तीय वर्ष 2024 में 25 में योजना हेतु 195 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब मैं शिक्षा के विकास के लिए किए जा रहे कुछ प्रयासों की और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी को सहायता अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 3 करोड़ 65 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 7 करोड़ 11 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। छात्र शक्ति की क्षमता संवर्धन के लिए हम अब महत्वपूर्ण नई योजनाएं लेकर आए हैं। मैं प्रसंगवश वित्तीय वर्ष 2024 में कुछ नई योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में खटीमा उधम सिंह नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना हेतु प्रावधान किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों में नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन राशि लगभग 3 करोड़ 14 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत रुपए 2 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना का प्रावधान किया जा रहा है। विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से छात्रों एवं अध्यापकों की रियल टाइम ऑनलाइन उपस्थिति प्रारंभ कर दी गई है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास स्थापित हो। इस वित्त वर्ष में 929 स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना के लिए भी प्रयत्नशील हैं। हमारी सरकार वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहती है तथा छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इस संबंध में अवसंरचना के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दृष्टांत स्वरूप कुछ बिंदुओं का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 20 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 3 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार युवाओं के संपूर्ण विकास पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का अभियान भी जारी है। ड्रग्स पैडलर्स पर कार्रवाई जारी है।
नशे के जाल में ग्रस्त नागरिकों को उपयुक्त उपचार की सुविधा उपलब्ध कराकर पुनः समाज में पुनर्वासित कराने के उद्देश्य से नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। युवाओं को विभिन्न उपायों के माध्यम से खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम एक और खेलों के विकास के लिए अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के 3900 खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 तथा 14 से 23 वर्ष के 2208 खिलाड़ियों को प्रति माह 2000 छात्रवृत्ति एवं प्रतिवर्ष खेल उपकरण हेतु 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण हेतु रुपए 5 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण चालू एवं नए कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 48 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। खेल महाकुंभ आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 27 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा मंगल स्वावलंबन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। खेलो इंडिया हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2 करोड़ रुपए 5 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। युवा कौशल विकास एवं संसाधन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। तो आप उत्तराखंड से सुन पा रहे थे, बजट पर संबोधन दे रहे थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। और उसके बाद रुक करते हैं अगली खबर के। एसपी एमएलए पल्लवी पटेल का क्रॉस वोटिंग से इनकार। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, पल्लवी पटेल का यह बयान सामने आया है। लंबे समय से पल्लवी पटेल को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। आज जानकारी निकलकर सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल की फोन पर नोकझोंक भी हुई है वोटिंग को लेकर, जिसके बाद अब पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है। पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट किया, पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट किया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। पल्लवी पटेल ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने पाला बदला है, तो दूसरी तरफ पल्लवी पटेल कह रही हैं कि उन्होंने पीडीए के लिए सपा को वोट किया है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं है। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े। मेरी प्रतिबद्धता। समाजवादी पार्टी के एमएलए पल्लवी पटेल ने अब ये साफ कर दिया है कि उन्होंने पीडीए के लिए वोट किया है। उनका साफ कहना है कि पीडीए के लिए हमेशा वो खड़ी रही हैं और पीडीए के लिए ही समाजवादी पार्टी को वोट किया। हालांकि पीडीए कैंडिडेट राज्यसभा में उतारने को ना लेकर पल्लवी पटेल ने अपना कड़ा रुख जाहिर किया था, नाराजगी जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी को पीडीए को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की पीडीए को लेकर उनका साफ कहना है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आसिफ, जिस तरह से पल्लवी पटेल को लेकर जानकारी निकल कर सामने आ रही है, साफ उनका कहना है कि पीडीए के लिए उन्होंने वोट किया है और समाजवादी पार्टी को उनका वोट गया है।
जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका की जिस तरह से समाजवादी पार्टी का तिलिस्म टूट रहा है और लगातार जो है खबरें भी आ रही है, बगावत की खबरें आ रही हैं, और इन सब के बीच जो है पल्लवी पटेल की भी बगावत की खबर आई थी, लेकिन ऐन वक्त पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। और यही वजह है कि पल्लवी पटेल ने शिवपाल यादव को वोट दिखाकर वोट दिया और बयान भी जारी किया कि वो पीडीए समर्थक हैं। हालांकि इसके पीछे जो नाराजगी की बात कही जा रही, कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है इमोशनल ब्लैकमेल भी करना चाह रही थी। तो ऐसे में दोनों पहलू जोड़कर देखे जा रहे थे कि एक तरफ जहां जो है पल्लवी पटेल नाराजगी की बात कह रही थी और दूसरी तरफ जो है पल्लवी पटेल जो है नाराज दिख रही थी, तो कयास यह लगाया जा रहा था कि पल्लवी पटेल भी अन्य विधायकों की तरह जो है बीजेपी को वोट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐन वक्त पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो है पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। और बता दूं प्रियंका, जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों में भगदड़ मची हुई है, इस पर कहा जा सकता है कि सपा सुप्रीमो ने कुछ ऐसे जो है नेता थे जो सपा सुप्रीमो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसका निर्वहन नहीं करते हैं। और दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि पीडीओ को लेकर लगातार मुस्लिम विधायक, पिछड़ा विधायक लगातार नाराज चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी के अगले विधायक, अगर बात करें राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह की, तो इनको भी कहीं ना कहीं जो है जो पीडीए का फार्मूला था यह संतुष्ट नहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और सूत्रों का यहाँ भी कहना है कि इनके जो नवरत्न हैं, सबसे बड़ा जो है खतरा अखिलेश यादव के लिए उनके ही नवरत्न है, क्योंकि वह सही बातें जो है अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचाते। अगर कोई विधायक कोई बात भी करना चाहता है तो उसको बीच में जो है रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से लोकसभा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, इस पर भी बड़ा खतरा हो सकता है। और बता दूं कि कई ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश करते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के यही नवरत्न जो है बीच में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और उनसे मुलाकात नहीं कराते। तो ऐसे में ये जो आक्रोश है सपा विधायकों का, यह एक दिन का आक्रोश नहीं है, ये जो है आक्रोश पीडीए से पहले भी चला आ रहा है। जिस तरह से विधायकों को इग्नोर किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। और जो है पल्लवी पटेल भी इन्हीं सब वजहों से नाराज थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समझाने बुझाने के बाद जो है उनका वोट जो है सपा के प्रत्याशी को पड़ा है। फिलहाल जो है पल्लवी पटेल के ही वोट से तीसरा प्रत्याशी यानी कि आलोक रंजन की जीत तय नहीं होना है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पल्लवी पटेल को लेकर आपने यहाँ पर जानकारी दी कि ऐन वक्त पर पल्लवी पटेल को तो मना लिया गया है, लेकिन तमाम अन्य विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खेमे से निकलने में कामयाब हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो गणित भिड़ाना चाह रही थी अपने 8वें कैंडिडेट के लिए, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने एक तीर से कई निशाने कर डाले हैं। एक तरफ जहां विधायकों के जो पाला बदलने की मामले आए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ जो है अगर इनके दर्जन भर विधायक जो है बीजेपी को वोटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में या फिर लोकसभा चुनाव के पहले वह पाला भी बदल सकते हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में स्थिति जो है काफ़ी गंभीर चल रही है, दसों के दसों सांसद जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, सपा के संपर्क में हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं, उसी तरह जो है समाजवादी पार्टी के जो है कई विधायक जो है कहा जा सकता है अब कि बीजेपी के संपर्क में है। अगर इस पर जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो आने वाले समय में जो है कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
हालांकि जो है राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, मनोज पांडे जैसे विधायक का तय हो चुका है कि इनको बीजेपी में जाना ही जाना है। तो जिस तरह से जो मैसेज पास हो रहा है विपक्ष का, तो विपक्ष धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है, किला लगातार ढहता चला जा रहा है। ऐसे में अगर जो है सपा सुप्रीमो ने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया, अनुशासन पर कार्रवाई नहीं की, तब मनबड़ तरह के विधायक हैं वह कभी भी पाला बदल सकते हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से यहाँ पर राज्यसभा को लेकर गणित बढ़ाया गया है, हालांकि पल्लवी पटेल को मनाने में सपा सुप्रीमो कामयाब हो गए हैं, लेकिन पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि पीडीए को लेकर ही वो समाजवादी पार्टी के साथ रही हैं। ऐसे में बाकी बची हुई लोकसभा की जो सीटें हैं जिनका ऐलान अभी समाजवादी पार्टी को करना है, क्या आपको लग रहा है कि उस पर दबाव बढ़ सकता है पीडीए के कैंडिडेट को बढ़ावा देने का? जी निश्चित तौर पर प्रियंका बता दूं कि जिस तरह से पल्लवी पटेल ने बयान दिया है कि उन्होंने वोटिंग जो है सपा को किया है, लेकिन पल्लवी पटेल के सामने बीजेपी में जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। और नाराजगी की बात करें तो उनके बयानों से साफ झलक रहा है कि वह अब भी समाजवादी पार्टी की नीतियों से अब भी नाराज है, क्योंकि उन्होंने पीडीए का नाम लिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और उन्होंने समय समय पर जो है सचेत भी किया है पार्टी को कि जो पीडीए का फार्मूला है उसी पैटर्न पर चलना चाहिए, उसी समीकरण से पीडीए को चलानी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ बात करें पीडीए की, तो पीडीए में जो पिछड़ा और अगड़ा वोटर है यानी विधायकों का वोट, वह पूरी तरह से खिसक चुका है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटरों की भी नाराज़गी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मूला पीडीए का अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले चलाया है, इसको एक तरह से जो है सर्विसिंग करने की ज़रूरत है। नहीं तो जिस तरह से जो है पीडीए बनते ही नाराज़गी शुरू हो गई, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या पल्लवी पटेल हो या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम रहे हों, सभी नाराज होकर जो है पार्टी का जो है दामन छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात अटकी हुई है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो टिकटों के बारे में जो है टिकट देने की बात कही जा रही है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि कई ऐसे जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, और लोकसभा चुनाव के पहले यह भी पाला बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर टिकटों के वितरण में अगर जो है गलती किया अखिलेश यादव ने, तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। और इसके पहले की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव जो हो चुका है उसमें भी टिकटों में टिकट बांटने में काफी जो है गलती की गई थी, जिसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा और मुख्यमंत्री रहते रहे। जी आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।